हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो तीसरा आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी। अब देखेंगे कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है और ये था कौन। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। और तीसरा जिस नाम से हम इसको जानते हैं इतिहास में वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। और इसने भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, गजनवी को जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि गजनवी सिर्फ यहाँ लूट के लिए ही आक्रमण कर रहा था। वो भारत को लूट करके वापस गजनी ले जाकर के यहाँ की जो शानो शौकत थी उसको ले जाकर के वहां स्थापित किया। उसने पूरी तरह से लूटा इसने। अब फिर उसके बाद बात की जाएगी गोरी की। तो गोरी यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करने के साथ साथ यहाँ शासन भी स्थापित करने के लिए आता है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो शासन स्थापना का भी होता है। तो अब बात करेंगे इसका जन्म कब हुआ था। तो 1149 ईसा पूर्व ईस्वी में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? घोर में। घोर में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने किस वंश की स्थापना करी, तब आपका आंसर होगा घोर वंश, या फिर कहिए संसबानी वंश की स्थापना इसने करी। अब बात की जाएगी कि घोर वंश का ये शासक कैसे बनता है। तो बात करेंगे महमूद गजनवी जब इसकी मृत्यु होती है तो घोर और गजनी। तो गजनी यहाँ का जो उस समय का जो शासक होता है वो क्या करता है? बहराम, जिसका नाम होता है बहराम। बहराम ये अटैक करता है घोर पर। घोर पर अटैक करता है और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन हसन जो यहाँ होता है, कुतुबुद्दीन हसन, कुतुबुद्दीन हसन घोर पर उस वक्त उसको ये मार देता है। कौन मार देता है? बहराम मार देता है। अब फिर उसके बाद ये घोर, हाँ, घोर का शासक मर गया। अब इसके बाद इसका जो भाई होता है सैफुद्दीन सूरी, वो क्या करता है? बहराम को जाकर के खत्म करता है, हराता है युद्ध में। कहाँ अटैक करके? गजनी में अटैक करके। अब कुतुबुद्दीन हसन का भाई होता है सैफुद्दीन। कौन होता है? सैफुद्दीन सूरी। सैफुद्दीन सूरी का छोटा भाई होता है अलाउद्दीन हुसैन। अब इस अलाउद्दीन हुसैन के बारे में एक चीज फेमस है जिसको हम लोग देखेंगे कि अब ये क्या करता है, जो बची कुची गजनी होती है उसको पूरी तरह से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तबाह कर देता है। पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर देता है। गजनी को जला करके राख कर देता है। इसीलिए इसको जहां सोज के नाम से भी जाना जाता है। जहां सोज, जहां का मतलब संसार, सोज का मतलब जलाने वाला। जहां सोच, संसार को जलाने वाला। अब इसके बाद देखिए, अब गोरी के बारे में पढ़ेंगे कि गोरी किस तरह से कहां पास पहले आक्रमण करता है। तो बात करेंगे पंजाब की। पंजाब क्षेत्र की बात करेंगे तो पंजाब में बेसिकली उस वक्त गजनी के ही शासक जो थे, गजनी के शासक ही रूल कर रहे थे। तो पंजाब विजय वो करता है गोरी। उसके बाद वहां जो खुसरो शाह होता है, कहाँ? पंजाब में। खुसरो शाह को ये हराता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो जब ये पंजाब पर आक्रमण करके वहां पास कब्जा अपना करता है तो उसके बाद सर्वप्रथम ये भारत की ओर बढ़ता है, अंदरूनी सीमाओं की ओर और अपनी राज्य सीमा का विस्तार करने के लिए। तो 1175 ईस्वी में ये सर्वप्रथम अटैक करता है। कहाँ करता है? मुल्तान पे।
मुल्तान पे। अब मुल्तान पे उस वक्त राज कौन कर रहे थे? कारामाथी लोग। कारामाथी लोग ये कौन थे? इस्लाम द्रोही थे। इस्लाम द्रोही का मतलब ये लोग इस्लाम को नहीं मानते थे, कारामाथी लोग जो थे। अब फिर इनको हराने के बाद ये 1175 में ही बढ़ जाता है कूच की ओर। ऊच के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि ऊच में ये कहानी बताई गई है कि वहाँ भट्टी राजपूत रहते थे। भट्टी राजपूत जो राजा होता है वहाँ, तो वो राजा की जो रानी होती है वो किसी तरह इसकी हेल्प करती है, गोरी की हेल्प करती है, तो वो अपने जो राजपूत राजा होता है उसको जहर पिला करके वो मार देती है। इस प्रकार से गोरी को वहाँ ऊंच जीतने में सफलता मिलती है। लेकिन ये तथ्यों के जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी हिस्टोरियन थे उनके हिसाब से जो भी सबूत मिले हैं, वहाँ कोई भाटी राजपूत शासन कभी किसी भी सिंध के एरिया में वहाँ कभी किया ही नहीं। तो ये कहानी जो है मनगढ़ंत मानी गई। अब फिर उसके बाद 1175 के बाद इसका जो मेन अटैक होगा वो होगा 1178 ईस्वी में। ये कहाँ होगा? अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा में ये करता है अटैक 1178 ईसा पूर्व में। अब यहाँ का राजा जो होता है वो होता है भीमदेव। भीमदेव सेकेंड। भीमदेव सेकेंड, जिसको हम मूलचंद्र मूलराज के नाम से भी जानते हैं। मूलराज। अब भीमदेव से ये बैटल करता है, लड़ाई करता है, युद्ध करता है। तब उसके बाद भीमदेव इसको इतनी बुरी तरह से हराता है, बैटल में इतनी बुरी तरह से हराता है, और फिर इसको हराने के बाद इसको बंदी बना लेता है और कुछ समय बाद छोड़ देता है। अब 20 से 30 साल तक फिर मोहम्मद गोरी डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे अटैक करना है इंडिया के क्षेत्रों पर कि नहीं करना। इतना भयभीत हो जाता है। अनिलवाड़ा जो राजधानी होती है उस वक्त पाटन के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए फिर इसके बाद 1179 ईस्वी में 1100, अब यहाँ क्या होता है? ये पेशावर की ओर बढ़ता है। पेशावर जहाँ गजनी रूलर शासक कर रहा होता है और पेशावर को ये जीतता है। कब जीतता है? 1179 में। अब इसके बाद थोड़ा ये जाता है इंडिया की ओर। जहाँ ये पेशावर पहुंचता है तो देखता है कि दिल्ली की जो सीमा होती है, और दिल्ली में जो चौहान वंश होता है उसकी सीमा लमसम इधर से होकर के पूरा विस्तृत थी। तो ये डिसाइड करता है कि अगर इंडिया में मुझे राज करना है, इंडिया पर शासन करना है, तो मुझे दिल्ली पर कब्जा करना होगा। दिल्ली पर कब्जा करना होगा। ये छोटे मोटे राज्यों को लूट करके या फिर यहाँ स्थापित करके अपने शासन मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तब उसके बाद ये संदेश भिजवाता है पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान को अपने दूत से एक संदेश भिजवाता है। संदेश क्या भिजवाता है? कब भिजवाता है? 1189 ईस्वी में भटिंडा भटिंडा का जो किला होता है, दुर्ग होता है। अब देखिए ये मैसेज क्या भिजवाता है दूत से कि पृथ्वीराज चौहान उसकी शरण में आ जाए, संधि कर ले और अपने राज पर शासन करे। किसके अंडर में? गोरी के अंडर में। अब ये जो चाल इसकी होती है ये बहकाने के लिए होती है पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसकी चाल में नहीं आता और दिल्ली से रवाना होता है। और तब तक में ये भटिंडा पर अटैक करता है मोहम्मद गोरी और यहाँ के किले पर अपना कब्जा करता है। और यहाँ के किले पर कब्जा करने के बाद अपना एक सेनापति जिसका नाम होता है जियाउद्दीन, जियाउद्दीन उसको बैठा देता है। जियाउद्दीन को बैठाने के बाद फिर उसके बाद देखिए भटिंडा पर इसका कब्जा हो गया। अब बात आएगी 1191 की। 1191 की। चलिए इसको इरेज करता हूँ। 1191 और 1192 ये जो बैटल होते हैं, यही दोनों भारत के मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स में से कहिए एक है। यहाँ 1192 में जो सेकेंड बैटल ऑफ करेन हुआ वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे साबित होता है इस्लाम धर्म को यहाँ स्थापित होने में। तो देखिए आगे 1191 ईस्वी में क्या होता है? तराइन का युद्ध होता
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। अब यहाँ देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान वहां से दिल्ली चलते हैं तो मोहम्मद गोरी वापस जाता है, और वापस जाता है तो फिर उसके बाद देखता है तराइन के मैदान पर जब पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं तो वहीं पास दोनों के बीच में युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच। और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और इसका जो एक सेनापति होता है वो इसको लेकर के, गोरी को लेकर के चला जाता है, जबकि गोरी की जो हालत थी बड़ी खस्ता हो गई, यहीं मर जाता, लेकिन ये लेकर के इसको चला जाता है, इसका एक कमांडर होता है। अब पृथ्वीराज चौहान यहाँ जीत जाते हैं, और भटिंडा का जो किला होता है जियाउद्दीन के संरक्षण में, उसको जीतने में अब पृथ्वीराज चौहान को लग जाते हैं 13 महीने लगते हैं, 13 मंथ्स लगते हैं, 13 महीने लगते हैं जियाउद्दीन से वापस किला को लेने में। अब बात करेंगे दूसरा बैटल जो हुआ 1192 में, 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल हुआ, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का सेकेंड बैटल जो होता है वो होता है, इनके जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति होते हैं इनका भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन थे, तो खांडे राव, उनका नाम है खांडे राव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इंपॉर्टेंट है, ताकि इस बैटल को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी पूरी तरह से यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करेगा, दिल्ली पर कब्जा करेगा, और इस्लाम धर्म का प्रचार के साथ साथ यहाँ मुस्लिम शासन भी स्थापित करेगा। तो देखिए, अब सेकेंड बैटल में ये होगा किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इधर मोहम्मद गोरी। अब गोरी सेकेंड बैटल लड़ने के लिए क्यों आया, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। हाँ, ये चला था लमसम, अपनी जो सेना की टुकड़ी थी इसको बड़े ही अच्छे तरीके से गिने चुने लोगों को लेकर के ये चला था। अब इसके बाद देखिए यहाँ होता क्या है, कन्नौज के राजा होते हैं जयचंद, कन्नौज के राजा होते हैं जिनका नाम होता है जयचंद। अब इन जयचंद की बेटी होती है संयोगिता। अब संयोगिता की शादी कहिए या फिर संयोगिता का हरण कर लेते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता का हरण कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, इस वजह से जयचंद जो होते हैं पृथ्वीराज चौहान को अपना शत्रु मानते हैं, और इनसे इनकी जमती नहीं होती है। तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जयचंद इस लालच में आ गया कि गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा भी देगा, और साथ ही साथ दिल्ली जो है, दिल्ली पर जयचंद को बैठा देगा, और जयचंद दिल्ली पर, दिल्ली का राजा बन जाएगा। लेकिन जयचंद की ये सोच थी कि क्या थी, तो जयचंद भी कुछ अपने जो उतनी समय राजपूत राजा थे उनको ये क्या करता है, भेजता है, संदेश भेजता है कि वो गोरी का साथ दे। तो कुछ लोग इनके साथ आते हैं, और पृथ्वीराज चौहान से बहुत सारे जो शासक होते हैं हमारे प्रांतों के, वो लोग इनका साथ नहीं देते थे, इसी एक वजह से, संयोगिता की वजह से। तो पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में कहिए मजबूत थे, मजबूत स्थिति में थे, लेकिन यहाँ इन्हीं के अपने लोग ही इनके पीठ पीछे वार कर रहे थे। तो देखिए फिर अब जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होने को था, तो यहाँ युद्ध नीति जो अपनाई गोरी ने वो भी बड़ी अच्छी रही, बड़ी ही अच्छी टैक्टिक्स का यूज किया। उसने अपनी सेना को 5 भागों में विभक्त किया, और 4 को पृथ्वीराज चौहान की सेना के चारों ओर से हमला करने के लिए भेजा, और एक सेना जो है रिजर्व रखी, अपने पास रिजर्व रखी, और 4 सेनाओं को सामने से और पीछे से भेजा वार करने के लिए। और इन्होंने ये भी टेक्निक लगाई कि ये सेना जो है तब वार करेगी जब ये दौड़ते दौड़ते आएंगे वार करने के लिए, तब ये हमला करके उनको पराजित करेंगे। और ये युद्ध नीति इसकी काम में आई, और यहाँ ये गोरी जो होता है जीत जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और यहीं से शुरुआत होती है मुस्लिम शासन की। अब गोरी को ही माना जाता है संस्थापक मुस्लिम वंश का, या फिर कहिए मुस्लिम राज्य का। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक गोरी को माना जाता है। अब फिर उसके बाद बात करेंगे
कि क्या तरेन के बाद जयचंद का कुछ हुआ, जयचंद को दिल्ली मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ, तो देखिए। अब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है देख लीजिए। तो जो उतनी समय के इतिहासकार थे, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, फरिश्ता, फरिश्ता थे, मिनाज उस सिराज थे, हसन निजामी थे, अब देखिए हसन निजामी जो थे, इनके बारे में देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि ये अजमेर में मारे गए, पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में मारा गया, कैदी बना करके अजमेर ले जाया गया, वहां इनको यातनाएं दी गई और मारा गया। मिनाज उस सिराज बताता है कि इनको तुरंत पकड़ के मार दिया गया, युद्ध के मैदान में ही तुरंत पकड़ करके मार दिया गया। और जो इनके मित्र और राज कवि थे, जिनका नाम था पृथ्वी सॉरी चंद बरदाई, क्या नाम था, चंद बरदाई, इन्होंने कहा कि गजनी ले जाकर के मारा गया। वो आप कहानी सुने होंगे कि इनकी आंखों में लोहे गर्म करके डाल दी जाती हैं, ये किस लिए की जाती है, चलिए थोड़ा बता देता हूँ। कि यहाँ देखिए बैटल के बाद यहाँ इसका सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो चल देता है किले की ओर, और किले के चारों ओर जो था, ये किला है मान लीजिए। अब किलो एक तरफ नदी और फिर खाई थी। अब ये खाई इतनी गहरी थी कि कुतुबुद्दीन किले में नहीं जा सकता था, प्रवेश करना इसके लिए बहुत ही कठिन था। अब फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये संयोगिता के बारे में ये सुना होता है, तो संयोगिता को ये देखना चाहता है, उसको बंदी बना करके ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ औरतें जो होती है उनको पता चल गया होता है कि क्या हो रहा है, युद्ध के क्षेत्र में क्या हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ लगने से पहले यहाँ जौहर कर लिया जाता है, सभी औरतें जो राजघराने की होती हैं और जितने भी दासियां होती हैं। अब फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये आदेश देता है कि जो भी जनता है, वहां की जो भी लोग हैं, उनको मार करके यहाँ जो खाई है इसको काटा जाए, और उसके बाद हाथी से कुचला करके वहां जाने के लिए, पार करने के लिए रास्ता बनाई जाए। अब ये कृत्य सुन करके पृथ्वीराज चौहान जो हैं, गोरी से आंखें मिलाते हैं और उनकी नजर नीचे नहीं होती, और इस वजह से गोरी आदेश देता है कि इनकी आंखों को फोड़ दिया जाए, या फिर आंखों में गर्म लोहा क्या किया जाए, आंखों हाँ डाल दिया जाए। अब इसके बाद देखिए, तो ये आप याद रखिए उस समय के इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरियन थे और कवि थे। चंद की एक जो रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यही इनके अनुसार की गजनी में मरे तो वहां क्या होता है, ये अंधे थे, और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी एक कंपटीशन रखवाता है इनका मजाक उड़ाने के लिए पृथ्वीराज का, कि अंधा है कैसे ये तीर चला पाएगा, कैसे भेदेगा। लेकिन इनको शब्द वेदी भाड़ चलाना आता था, और ये जो वहां भी जेल के अंदर कटघरे के अंदर भी ये क्या करते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शब्द वेदी बाण। तो चंद बरदाई इनके साथ होते हैं। चंद बरदाई तभी ये कहते हैं 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो वहां की बात की जाए तो इनकी इतिहास में देखिए उत्खनन में यहाँ सिक्के मिले थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, जिसमें हमीर उकेरा गया था, उदवाया गया था, हमीर। तो इससे पता लगता है कि ये जो उत्कीर्णन था सिक्कों पर, कि इन्होंने क्या किया था, इसकी आ, हाँ इसका शासन स्वीकार कर लिया था, अधीनता स्वीकार कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की। इसके सिक्कों से ये पता लगता है। तो अब बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके आगे क्या होता है देखेंगे। तो बात करेंगे 1194। अब चलिए, संयोगिता भी जौहर कर ली, पृथ्वीराज चौहान भी चल बसे। अब देखिए 1194 में, अब देखिए क्या जयचंद को किला मिलता है कि नहीं मिलता। तो 1149 में चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है, जो किसके बीच होता है, गोरी और जयचंद्र के बीच, जिसमें जयचंद को हाँ, हरा करके गोरी जयचंद को मार देता है। अब इसके बाद जयचंद का खेल खत्म। अब गोरी क्या करेगा देखिए आगे।
अब गोरी के होते हैं 4 स्लेब। पहला होता है ताजुद्दीन यलदौज, दूसरा कुतुब उद्दीन ऐबक, और जो तीसरा है वो है नासिर उद्दीन कुबाचा, और जो चौथा है वो है इख्तियार उद्दीन उद्दीन खिलजी। इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये बंगाल की ओर गया, बंगाल एंड बिहार, और नसीर उद्दीन कुबाचा को मुल्तान और उच्च सौंपा गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको जानते हैं दिल्ली पे रुका और यहाँ ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा आगे। ताजुद्दीन यलदौज जो होता है गजनी चला जाता है साथ में। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में रुकता है जहां वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, गुलाम वंश की नींव रखेगा। अब ये देखिए इसके बारे में थोड़ा जानना है। इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी जब बिहार की ओर कूच करता है तो जो हमारे 2 प्रमुख विश्वविद्यालय होते हैं, एक होता है नालंदा और दूसरा होता है विक्रमशिला। अब देखिए इन दोनों विश्वविद्यालय में ये आग लगवा देता है, और ये आग जो होती है कम से कम 6 से 7 महीने तक जल रही होती हैं। इतनी किताबें यहाँ थी, अगर वो किताबें आज भी होती तो सोचिए भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहता। हमारे पास तरह तरह की जो भी जिन भी इलाजों की आज तक दवा नहीं ढूंढी जा चुकी है उनका भी यहाँ कुछ ना कुछ इलाज मिलता है। तो ये था। इसके बाद 1200 जब ये जा रहा होता है यहाँ से अपने दिल्ली पर इसको छोड़ देता है, मुल्तान कुछ में इसको छोड़ देता है। तब इसके बाद जब ये जा रहा होता है, कहाँ जा रहा होता है, वापस गजनी जा रहा होता है। तो 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में जब ये रास्ते में शाम की नमाज पढ़ रहा होता है, शाम की नमाज पढ़ अदा कर रहा होता है, तब वहां की खोखर जाति जो होती है, खोखर जनजाति, वे इस पर हमला करती है और इसको मौत के घाट उतार देती है। अब यहीं से इसका खेला खत्म गोरी का। अब भारत पे कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करेगा दिल्ली सल्तनत, जिसकी बात की जाएगी कल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।